दोस्तों, ये बात गुलाम भारत की है, जहां एक बार एक बच्चे ने अपने पिता की बंदूक को खेत में दबा दिया। जब पिता ने पूछा कि बंदूक कहाँ है, तब बच्चे ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बंदूक को खेतों में दबा के आया हूं। जब कई बंदूकें हो जाएंगी तो उनसे लड़ने में आसानी होगी। कौन था ये वीर जो बंदूक बोता था और कलम से वार करता था, जो कि फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी था, जिसका सपना सिर्फ आजादी नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे का था। पर इतिहास ने उसके इस रिवॉल्यूशनरी पर्सोना के एंगल को बहुत जस्टिस नहीं दिया और उसे बस एक बंदूकधारी देशभक्त तक सीमित कर दिया। यह रिवॉल्यूशनरी कौन थे? दोस्तों, आज तक आपने देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो भी सुना है, उसका सारा लब्बो लुबाब बस यही निकल कर आया कि भारत में दो तरीके के क्रांतिकारी थे। एक जो नॉन वायलेंट थे, शांति से प्रोटेस्ट करके उन्होंने आजादी के लिए स्ट्रगल किया। दूसरे वो थे जो थे बड़े ही गर्म खून के, बात बात पर निकाल देते थे हैंडमेड पिस्तौल। बागी किस्म के ये नौजवान पढ़ते थे कार्ल मार्क्स, मूंछों पर ताव देकर शान से लड़ते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इनके बारे में कहा तो ये जाता है कि ये योद्धा अपनी पिस्टल और बाजुओं पर ज्यादा भरोसा करते थे और शांति से इनका इनकलाब आना जैसे मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि गर्म मिजाजी के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम गिराया, जिनके ऊपर न जाने कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगते रहे, जो ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम किए हुए थे, जिन्हें पिस्तौल और बम बनाना बखूबी आता था, वो तो असल में सदी के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्होंने कलम का जादू भी उतना ही बिखेरा। तो आखिर आज तक ये सच क्यों सामने नहीं आया कि उन्हें पिस्तौल की गोली से ज्यादा विचारों की क्रांति पर भरोसा था? तभी तो उन्होंने पूरे शान से कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। तो क्या यह योद्धा सिर्फ देशभक्त ही थे या उससे कहीं ज्यादा? क्या उनके विचार अंग्रेजी हुकूमत तक सीमित थे या वो सोचते थे इससे कहीं ज्यादा और आगे? इस योद्धा के बारे में ये भी शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि समुद्र सा गहरा उनका देश प्रेम तो था, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था उनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तभी तो जहां उनके कलम से देश प्रेम के गीत निकले, वहीं उनकी कलम से निकला एक वासुदेव कुटुंबकम का ये जज्बा। यहाँ कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वो कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो दिन जब ये आदर्श स्थापित होगा, उस दिन यहाँ कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस ऑडियो सीरीज के नायक की हस्ती कुछ ऐसी है कि अपने आखिर के पल में भी ईश्वर को याद किए जाने का कहने पर उनका जवाब था कि पूरी उम्र मैं नास्तिक था। अगर अब मौत से डर कर ईश्वर से शरण मांग ली तो डरपोक कहलाऊंगा। इस नायक ने अपनी जिंदगी में भरपूर किताबें पढ़ी और कई आर्टिकल्स लिखे, पोएट्री लिखी। इनके लाइफ के तीन प्रिंसिपल थे जिस पर वो हमेशा डटे रहे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के यह योद्धा कई बड़ी इंटरनेशनल आइकन से इन्फ्लुएंस्ड थे। समाज और सत्ता को देखने का इनका नजरिया इनके कंटेम्पररीज से बिल्कुल अलग था। आखिर इस वीर के जिंदगी में ऐसा क्या घटा जिसने इन्हें नास्तिक बना दिया? तो कौन है हमारे इस ऑडियो सीरीज के नायक जिनके तीन प्रिंसिपल्स कोई ठीक से न समझ पाया? उससे ज्यादा जरूरी, आखिर क्या थे ये तीन प्रिंसिपल्स जिसने इस हीरो को हर दौर के लिए रेलिवेंट और इमॉर्टल बना दिया? भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर को पंजाब सूबे के लायलपुर जिले के बावली गांव में हुआ था। अब ये गांव पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह को देशभक्ति की भावना अपने घर से ही मिली थी। इनके पिता और चाचा दोनों अपने देश के आजादी के दीवाने थे। भगत सिंह के दादा को अंग्रेजी हुकूमत से इतनी नफरत थी कि वो अंग्रेजों के एक एक निशान को मिटा देना चाहते थे। जब भगत सिंह पढ़ने लिखने की उम्र में आए तो परिवार में चर्चा चली कि पढ़ाई के लिए किसी अच्छे स्कूल में भगत सिंह का दाखिला करा दिया जाए। लेकिन दादा को ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि उनका पोता उस किसी भी स्कूल में पढ़ाई करे जिसका नाम अंग्रेजों से जुड़ा हो। उन्होंने भगत सिंह को ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाने से बिल्कुल मना कर दिया था।
और यही वजह थी कि इनका दाखिला आर्य समाज के स्कूल में करा दिया गया। हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह की दीवानगी इसी माहौल में रंग लाई। मैं बंदूक बोता हूं। भगत सिंह के भीतर आजादी को लेकर कितनी बेचैनी थी, इसका सबूत उनके बचपन के एक वाकये से मिलता है। तब उनकी उम्र महज 5 साल की थी। आम बच्चों की तरह वो भी अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। इसके लिए वो अपने साथियों को 2-2 टोलियों में बांट दिया करते थे। वे एक दूसरे पर हमला करके युद्ध का अभ्यास किया करते थे। इस अभ्यास में उनकी वीरता, धीरता और निर्भीकता के अभ्यास का आभास मिलता था। एक बार सरदार किशन सिंह अपने बेटे भगत सिंह को लेकर अपने दोस्त नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर पहुंच गए। दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने में लग गए और भगत सिंह अपने खेल में। लेकिन अचानक नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह के खेल की ओर गया। भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगाए जा रहे थे। नंद किशोर मेहता को भगत सिंह पर स्नेह आ गया और नंद किशोर मेहता ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह ने जवाब दिया, भगत सिंह। मेहता ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने तनकर जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मेहता ने चौंकते हुए पूछा, बंदूकें? भगत सिंह ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ, बंदूकें। मेहता ने पूछा, ऐसा क्यों? भगत सिंह का जवाब था, अपने देश को आजाद कराने के लिए। मेहता की जानने की ख्वाहिश बढ़ी। आगे पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह ने बेसाख्ता जवाब दिया, देशभक्ति, मुल्क की खिदमत। नंद किशोर मेहता ने नन्हे से भगत सिंह को बड़े स्नेह के साथ अपनी गोद में उठा लिया। मेहता भगत सिंह के जवाब से दंग थे। उन्होंने सरदार किशन सिंह से कहा, भाई, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार व विलक्षण बच्चे ने जन्म लिया है। मैं इसे दिल से दुआ देता हूं। तुम्हारा ये बच्चा दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। देशभक्तों में इसका नाम अमर होगा। भगत सिंह की आगे की कहानी यह साबित करती है कि मेहता की भविष्यवाणी पूरी तरह सच निकली। विरासत में बगावत। कुछ संकल्प अवचेतन में समा जाते हैं। भगत सिंह के भीतर के कुछ संकल्प ऐसे ही आकार लिए थे। 1857 के गदर से लेकर कूका विद्रोह तक जो भी साहित्य मिलता, भगत सिंह उसे पढ़ डालते। एक एक क्रांतिकारी की कहानी किशोर भगत सिंह की जुबान पर थी। उनके खुद के परिवार की कई पीढ़ियां अंग्रेजी राज से लड़ती आ रही थीं। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह को देश के लिए मर मिटते भगत सिंह ने देखा था। चाचा स्वर्ण सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में जेल की यातनाओं का विरोध करते हुए शहीद हो चुके थे। दूसरे चाचा अजीत सिंह को देश से निकाला गया था। दादा और पिता आए दिन आंदोलनों की अगुवाई करते जेल जाया करते थे। पिता गांधी और कांग्रेस के अनुयायी थे तो चाचा गरम दल की विचारधारा का नुमाइंदगी करते थे। घर में घंटों बहसें होती। इसी माहौल में भगत सिंह के जहन में विचारों की फसल पकती रही। बचपन में ही क्रांति का जुनून। इंसान को संस्कार सिर्फ माता पिता या परिवार से ही नहीं मिलते, समाज भी अपने ढंग से संस्कारों के बीज बोता है। पिछली सदी के शुरुआती साल कुछ ऐसे ही थे। उस दौर में संस्कारों और विचारों की जो फसल उगी, उसका असर आज भी दिखाई देता है। उन दिनों गोरी हुकूमत ने जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ दी थीं। देशभक्तों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा था। किसी को भी फांसी पर चढ़ा देना सरकार का शगल बन गया था। ऐसे में जब 8 साल के बालक भगत सिंह ने किशोर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखा, तो हमेशा के लिए करतार देवता की तरह उनके बालमन के मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। 24 घंटे करतार की तस्वीर भगत सिंह के साथ रहती। सराभा की फांसी के रोज क्रांतिकारियों ने जो गीत गाया था, वो भगत सिंह अक्सर गुनगुनाया करते थे। इस गीत की कुछ पंक्तियां इस तरह थीं। फख्र है भारत को ए करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियों, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज।
16 साल की उम्र में विचारों की दुनिया। भगत सिंह 15-16 साल के थे और नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। देश को आजादी कैसे मिले, इस पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से चर्चा किया करते थे। जितनी अच्छी हिंदी और उर्दू, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी और पंजाबी भी। इसी कच्ची उम्र में भगत सिंह ने पंजाब में उठे भाषा विवाद पर झकझोर देने वाला लेख लिखा। लेख पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 50 रुपए का इनाम दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद 28 फरवरी 1933 को हिंदी संदेश में यह लेख प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह ने उस लेख में लिखा था, इस समय पंजाब में उर्दू का जोर है, अदालतों की भाषा भी यही है। ये सब ठीक है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त बड़ा सवाल भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। अगर हम सभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते, तो कम से कम लिपि तो एक बना देना चाहिए। उर्दू लिपि सर्वांग संपूर्ण नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका आधार फारसी है। उर्दू कवियों की उड़ान, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, ईरान से साकी और अरब के खजूरों तक जा पहुंचती है। काजी नजरुल इस्लाम की कविता में तो धूर जटी, विश्वामित्र और दुर्वासा की चर्चा बार बार है, लेकिन हमारे उर्दू, हिंदी, पंजाबी कवि उस ओर ध्यान तक न दे सके। क्या यह दुख की बात नहीं? इसका मुख्य कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से उनका अनजानापन है। उनमें भारतीयता आ ही नहीं पाती, तो फिर उनके रचे गए साहित्य से हम कहां तक भारतीय बन सकते हैं? तो उर्दू अपूर्ण है, और जब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भरे पूरे रूप में हिंदी लिपि मौजूद है, तो फिर उसे अपनाने में हिचक क्यों? हिंदी के पक्षधर सज्जनों से हम कहेंगे कि हिंदी भाषा ही अंत में एक दिन भारत की भाषा बनेगी, लेकिन पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। घर छोड़कर कानपुर का रुख। इसी बीच भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर जा पहुंचे। भगत सिंह ने यहां पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से लिखना शुरू कर दिया। उनके विचारोत्तेजक लेख प्रताप में छपते और उन्हें पढ़कर लोगों के दिलो दिमाग में क्रांति की चिंगारी भड़कने लगती। उन्हीं दिनों कलकत्ते से साप्ताहिक मतवाला निकलता था। मतवाला में लिखे भगत सिंह के 2 लेख बेहद चर्चित हुए। एक का शीर्षक था विश्व प्रेम। 15 और 22 नवंबर 1924 को 2 किस्तों में यह लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख में भगत सिंह के विचारों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति दिखती है। यह किस्सा कुछ इस तरह था। जब तक काला, गोरा, सभ्य, असभ्य, शासक, शासित, अमीर, गरीब, छूत, अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहां विश्व बंधुत्व और कहां विश्व प्रेम। ये उपदेश स्वतंत्र जातियां दे सकती हैं। भारत जैसा गुलाम देश तो इसका नाम भी नहीं ले सकता। फिर उसका विचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्रित करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणा प्रताप की तरह जिंदगी भर दर दर ठोकरें खानी होंगी, तब कहीं जाकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। तुम विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़े होना तो सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, तब तक डैम काला मैन कहलाओगे। जब तक देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, तब तक तुम्हारा ये ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम? यदि वास्तव में चाहते हो तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। मां को आजाद कराने के लिए कट मरो। बंदी मां को आजाद कराने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। मरने को तत्पर हो जाओ। बलिदान के गूंजते शब्द। भगत सिंह ने युवक शीर्षक से खून खौला देने वाला एक दूसरा लेख लिखा। उस लेख में भगत सिंह ने कुछ यूं लिखा, अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना होगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही होते हैं। सच्चा देशभक्त युवक बिना झिझक
मौत का आलिंगन करता है, संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर मुस्कुराता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। अमेरिकी युवा पैट्रिक हेनरी ने कहा था, जेल की दीवारों के बाहर जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि यहाँ ये स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य के रूप में चुकाई जाती है। अय भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, अब अधिक मत सो। सोना हो तो अनंत निद्र की गोद में जाकर सो रहो। धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर। तेरे पूर्वज भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में कुछ हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और मुक्त कंठ से बोल, वंदे मातरम। भगत सिंह की पत्रकारिता। प्रताप में भगत सिंह की पत्रकारिता को पंख लग गए। बलवंत सिंह के नाम से छपे इन लेखों ने धूम मचा दी। शुरुआत में तो खुद गणेश शंकर विद्यार्थी को पता नहीं था कि असल में बलवंत सिंह है कौन, और एक दिन जब पता चला तो भगत सिंह को उन्होंने गले से लगा लिया। भगत सिंह अब प्रताप के संपादकीय विभाग में काम कर रहे थे। इन्हीं दिनों दिल्ली में तनाव बढ़ा, दंगे भड़के और गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली भेजा। विद्यार्थी दंगों की निरपेक्ष रिपोर्टिंग चाहते थे। भगत सिंह उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे थे। प्रताप में काम करते हुए उन्होंने महान क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल की आत्मकथा बंदी जीवन का पंजाबी में अनुवाद किया था। इस अनुवाद ने पंजाब में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। इसके बाद आयरिश क्रांतिकारी डेन ब्रीन की आत्मकथा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। प्रताप में यह अनुवाद आयरिश स्वतंत्रता संग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस अनुवाद ने भी देश में चल रहे आजादी के आंदोलन को एक वैचारिक मोड़ दिया। आजाद से मिले विद्यार्थी के लाडले भगत। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के लाडले थे। उनका लिखा एक एक शब्द विद्यार्थी को गर्व से भर देता था। ऐसी ही किसी भावुक पल में विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को भारत में क्रांतिकारियों के सिरमौर चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया। आजादी के दीवाने दो आतिशी क्रांतिकारियों का ये अद्भुत मिलन था। भगत सिंह अब क्रांतिकारी गतिविधियों और पत्रकारिता दोनों में शानदार काम कर रहे थे। गतिविधियां बढ़ी तो पुलिस को भी शंका हुई। विद्यार्थी जी ने पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह को अलीगढ़ जिले के शादीपुर गांव के स्कूल में हेडमास्टर बनाकर भेज दिया। भगत सिंह जिस समय शादीपुर में थे, उसी दरमियान विद्यार्थी जी को उनकी असली पारिवारिक कहानी पता चली। विद्यार्थी जी खुद शादीपुर गए और भगत सिंह को मनाया कि वो अपने घर लौट जाएं। दरअसल भगत सिंह के घर छोड़ने के बाद उनकी दादी की हालत बिगड़ गई थी। दादी को लगता था कि शादी के लिए उनकी जिद के चलते ही भगत सिंह ने घर छोड़ा है। इसके लिए वो अपने आप को कसूरवार मानती थीं। भगत सिंह का पता लगाने के लिए पिताजी ने अखबारों में इश्तिहार दिए थे। ये इश्तिहार विद्यार्थी जी ने देखे थे, लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि उनके यहाँ काम करने वाला बलवंत सिंह ही असल में भगत सिंह है। इसी के बाद वे शादीपुर जा पहुंचे। भगत सिंह विद्यार्थी जी का अनुरोध कैसे टालते? भगत सिंह फौरन घर रवाना हो गए। दादी की सेवा की और कुछ समय बाद पत्रकारिता की पारी शुरू करने के लिए दिल्ली आ गए। दैनिक वीर अर्जुन में नौकरी शुरू कर दी। जल्द ही एक तेज तर्रार रिपोर्टर और विचारोत्तेजक लेखक के रूप में उनकी ख्याति फैल गई।